हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, एक डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर की, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। इस पार्ट में हम कवर करेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो चलिए थ्योरी देखते हैं हम। अलग अलग जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन्होंने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी। कईयों ने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कई स्कूल ऑफ थॉट्स ने कहा कि नहीं जी, कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट पड़ता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। तो अब उसके हिसाब से जो है हमने चार कैटेगरीज में जो है इन अप्रोचेस को डिवाइड किया। पहली है आपकी नेट इनकम अप्रोच, दूसरी आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड है एमएम अप्रोच और फोर्थ है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो पहली अप्रोच जो आज हम कवर करेंगे वो है नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है? वो कहती है जी, कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करता है। फिर इसने अपनी एक अजम्पशन ली। डोनाल्ड ने जो है ये नेट इनकम अप्रोच दी थी, उसने कुछ अजम्पशन मानी। इस थ्योरी को करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ दो जो है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस लिए हैं, वो है एक आपके इक्विटी शेयर्स और दूसरे हैं डेट्स। तो हम दो को ही एनालाइज करेंगे, इस दो के बेस पे ही उसने अपनी थ्योरी का रिजल्ट जो है वो बनाया है। दूसरा, कोई टैक्स नहीं होगा। थर्ड जो है वो ये माना उसने कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन इक्विटी, डेट्स की जो कॉस्ट है वो इक्विटी से कम होगी। फोर्थ अप्रोच उसने माना द यूज ऑफ डेट्स डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। उसने ये माना कि जैसे जैसे फर्म ज़्यादा डेट्स यूज कर रही है तो कोई इन्वेस्टर उससे घबरा नहीं रहे, कोई वो नहीं सोच रहे कि भाई उनका पैसा डूबने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ऐसी कोई जो है परसेप्शन इन्वेस्टर की नहीं है। ये अजम्पशंस जो है ली डोनाल्ड ने जब ये स्टडी उसने की थी। तो इस थ्योरी की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ने कहा कि अगर हम ज़्यादा डेट यूज़ करते हैं, हायर डेट यूज़ करते हैं, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो डिक्रीज हो जाएगी और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम डिक्रीज कर देते हैं डेट्स के यूज़ को, तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म है वो डिक्रीज हो जाएगी। उसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझ लेंगे। उसके लिए आपको दो तीन चीज़ें जो है वो जाननी जरूरी हैं, ये थ्रू द चैप्टर जो है आपके काम आएगी। पहली चीज़ ये कि हम वैल्यू ऑफ फर्म को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। तो जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो होती है आपका सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स। एस जो है वो है हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और बी जो है वो है हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स। तो V इज इक्वल टू वी है आपका वैल्यू ऑफ फर्म, V इज इक्वल टू एस प्लस बी। ओके। अब जो है वैल्यू ऑफ डेट्स जनरली आपकी गिवन होती है, तो बी की वैल्यू आपके पास होगी, आपको कैलकुलेट करनी होगी एस की वैल्यू। एस क्या है आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का आपका फॉर्मूला है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये एनआई जो है वो आपका नेट इनकम है, या फिर हम बोल सकते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय, ये है आपकी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ इक्विटी जो आपकी गिवन होगी। के जो है वो है आपकी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ इक्विटी। ओके, ये हमने पढ़ लिया। अब हम अलस्ट्रेशन की बात करते हैं। अलस्ट्रेशन है आपका, एक कंपनी जो है वो 2 लाख की ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है। ये अर्निंग है कंपनी की टैक्स से पहले तो और इंटरेस्ट से पहले 2 लाख रुपीस। उसके बाद है जो फर्म है वो 10 लाख के डिबेंचर्स यूज कर रही है, इंटरेस्ट जो है वो आपका 10% की रेट से है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 12.5% दे रखा है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ फर्म। समझे यहाँ पे 2 लाख आपका ईबीआईटी हो गया, 10 लाख जो है आपके डिबेंचर हो गए, इंटरेस्ट रेट जो है डिबेंचर के ऊपर 10% हो गई और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो है आपकी 12%, 12.5%। अब हम देखते हैं कि हम वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, दूसरा होनी चाहिए आपके पास डेट। ठीक है। अब हमारे पास डेट तो दे रखे हैं जो हमारे पास 10 लाख के हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है।
वो निकालने का हमारा फॉर्मूला था अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अभी ये चाहिए आपको, तो देखो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था, 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये बिफोर इंटरेस्ट था, तो अब हम इसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट कितना है आपका, 10 लाख के डिबेंचर के ऊपर 10% जो है, तो 10 लाख के डिबेंचर के ऊपर 10% हुआ आपका 1 लाख। तो अगर हम अब ये देखें अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, देखो 2 लाख टोटल प्रॉफिट था, 1 लाख का जिसमें से हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो ये 1 लाख जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच गए हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपकी दे रखी थी 0.125% थी ना, इसलिए ये हो गया 12.5% थी, इसलिए हमने इसको बना लिया 0.125। ओके, उसके बाद हमें निकालना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो हमने यहाँ पढ़ा था मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ इक्विटी। तो ये 1 लाख हमारा यहाँ से आ गया था अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट हमारा 0.125 था, जिससे हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर आ गए 8 लाख रुपीज। राइट, तो अब है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स, ये 8 लाख आ गए आपके। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स आपकी दे रखी है 10 लाख, तो 8 लाख प्लस 10 लाख, हमने यहाँ पे पढ़ा ना एस प्लस बी, एस हमारा 8 लाख आ गया, बी जो है वो गिवन है आपका 10 लाख, तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आ गई आपकी 18 लाख। ओके, अब 18 लाख आ गई आपकी वैल्यू ऑफ फर्म, हमें निकालनी है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। ईबीआईटी हमारी 2 लाख की वन थी और वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली 18 लाख, तो ये हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.11%। अब दो चीजें यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है, पहली चीज जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो आई आपकी 18 लाख, और जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज 11.11%। अब हम इफेक्ट देखते हैं, हमें स्टडी क्या करना था कि डेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने का हमारी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला केस हम लेते हैं जब हम इंक्रीज कर देते हैं डेट्स को 4 लाख रुपीज से। तो अगर हमने डेट्स को 4 लाख रुपीज से इंक्रीज कर लिया, पहली चीज ईबीआईटी 2 लाख दे रखी है। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट माइनस कर देंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगी। तो हम देखें 10 लाख तो आपके पहले ही थे डिवेंचर, अब आपने नए कितने बढ़ा दिए 4 लाख, तो टोटल डिवेंचर कितने हो गए 14 लाख। 14 लाख के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है 10%, तो कितना हो गया ये 1,40,000। अब 2 लाख आपका ईबीआईटी था जिसमें से इंटरेस्ट आपने माइनस कर दिया 1,40,000, तो आपके पास अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बची 60,000। अब हमें निकालनी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते थे हम, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दैट इज 60,000 डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ इक्विटी, वो थी आपकी 0.125। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 4,80,000। अब हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स हमारा 14 लाख हो गया ना, 10 लाख ये प्लस 4 लाख हमने बढ़ा दिया, तो ये 14 लाख हो गया आपका, टोटल करके हो गया 18,80,000। ओके, ये हो गई आपकी वैल्यू ऑफ फर्म। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी थी, ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। तो 2 लाख आपकी ईबीआईटी थी, वैल्यू ऑफ फर्म आपकी आई 18,80,000, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो हो गई 10.63। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जब डेट्स का यूज़ 4 लाख से बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो 18 लाख से बढ़ के 18,80,000 हो गई, जबकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो 11.11% से बढ़ के 10 घट के जो है वो 10.63 हो गई। तो कहने का मतलब है डेट इंक्रीज करने का हमें फायदा हुआ, वैल्यू ऑफ फर्म हमारी बढ़ गई और ओवरऑल कॉस्ट हमारी घट गई। ओके, दूसरा हम केस लेते हैं, अगर हम डेट्स को डिक्रीज कर देते हैं, अभी हमने यहाँ पे लिया कि हम डिक्रीज अगर कर दे 4 लाख से, तो स्टडी करेंगे। ईबीआईटी आपकी 2 लाख है, डिवेंचर आपके कितने के थे 10 लाख के, जिसमें से 4 लाख जो है वो माइनस हो गई, घटा दी हमने, तो कितने के डिबेंचर बचे 6 लाख।
6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट 10% के रेट से कितना हो गया 60,000। तो हम EBIT से इंटरेस्ट घटा देंगे 60,000, तो हमारे पास अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बच जाएगी 1,40,000। अब हमें निकालनी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते थे? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दैट इज 1,40,000 डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ इक्विटी। ये करने के बाद हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी 11,20,000। राइट, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए डेट्स को इसमें ऐड कर दो। ये है आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये है आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स, क्योंकि 10 लाख था और हमने 4 लाख से उसे घटा दिया था तो 6 लाख बच गया था। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आपकी कितनी आ गई यहाँ पे? 17,20,000। ओके, अब हमें निकालनी है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, तो 2 लाख डिवाइड बाय 17,20,000, ये आ गया आपकी 11.62। अब तो यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात क्या है कि भाई हमने जो है अगर 4 लाख से डेट इंक्रीज कर लिए तो हमारी जो है वैल्यू ऑफ फर्म 18 लाख से घट के 17,20,000 हो गई, और जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो 11% 11 से बढ़ के 11% 62 हो गई। ओके, तो यहाँ पे हमने कंक्लूड कर दिया इस थ्योरी ने कि भाई जो है हम ज़्यादा डेट्स यूज़ करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, जबकि अगर हम डेट्स की वैल्यू घटा देते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से तो जो आपकी फर्म की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी और कॉस्ट जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो हेयर वी कंक्लूड। डायग्राम से अगर हम देखें यहाँ पे ये है आपकी कॉस्ट ऑफ डेट्स, ये है आपकी इक्विटी और ये है आपकी जो है ओवरऑल कॉस्ट। तो हमने पढ़ा जैसे जैसे यहाँ पे डेट्स की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट अप्रोच की अगर हम बात करें, नेक्स्ट अप्रोच है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब इसके जस्ट अपोजिट है आपकी नेट इनकम अप्रोच के जस्ट अपोजिट है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये भी डोनाल्ड ने दी थी और डोनाल्ड ने इस स्टडी में कुछ अजम्पशंस ली। पहली अजम्पशन है आपकी कि KO है आपकी ओवरऑल कॉस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उसने माना कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी फॉर ऑल द डिग्रीज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? डेट इक्विटी रेशो। तो हम चाहे डेट्स को बढ़ाएं चाहे हम घटाएं, चाहे हम इक्विटी को बढ़ाएं चाहे हम घटाएं, उसका हमारी ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस थ्योरी में ये अजम्पशन मानी डोनाल्ड ने, जस्ट अपोजिट ऑफ नेट इनकम अप्रोच। कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, इन्वेस्टर जो है वो वैल्यू ऑफ फर्म को दो पार्ट में नहीं डिवाइड करते, इक्विटी और डेट्स में। सिंपल आपकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा है द इंक्रीज ऑफ द पोर्शन ऑफ डेट्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर रिजल्ट इन इंक्रीज इन द फाइनेंशियल रिस्क। कहने का मतलब है अगर हम ज़्यादा डेट्स यूज करते हैं तो वो क्या करता है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा देता है इन्वेस्टर के लिए, जिसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर भी ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? डेट यूज करने से ये चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, हमने बोला जितना हमें फायदा होने वाला था वो सारा कंपलसेट कर देता बढ़ा हुआ इक्विटी का कॉस्ट। ओके, फिफ्थ आपकी अजम्पशन है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट भी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकाला था हमने कि भाई अगर हम ज़्यादा डेट्स का इंक्रीज करते रहते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो हमारी जो KE जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहेगी। डेट वाली जो आपकी कॉस्ट थी चीपर कॉस्ट, उसको कंपनसेट कर लिया बढ़ी हुई इक्विटी की कॉस्ट ने, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट आपकी स्टेबल या फिर कांस्टेंट रहेगी। एग्जाम्पल से अगर हम इसे समझें, एग्जाम्पल है EBIT आपका 80,000 था और आपके जो डेट्स थे आउटस्टैंडिंग वो 4 लाख थे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन, ये है आपका ओवरऑल डेट कैपिटलाइजेशन रेट नहीं है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 12.5%। हमें वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है ना। तो हम देखते हैं हमारी जो EBIT है वो है 80,000 और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है आपका 0.125 परसेंटेज में था, इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया 0.125।
ओके, द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे हम अब यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इक्विटी की मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है, ना ही हमारे पास इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट गिवन है। तो अब हम ओवरऑल कॉस्ट से कैलकुलेट करेंगे फर्म की वैल्यू, जिसको निकालने का फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपको याद हो पीछे, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का फॉर्मूला था हमारा EBIT डिवाइड बाय V, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म। अब हमें वैल्यू ऑफ फर्म तो नहीं पता, लेकिन हमें ओवरऑल कॉस्ट पता है, तो इसीलिए हमने इक्वेशन इस तरीके से चेंज कर दी। तो 80,000 डिवाइड बाय 0.125, तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म आ गई 6,40,000। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स हमें पता है 4 लाख। अब ये इक्वेशन भी आपको याद होगी, वैल्यू ऑफ फर्म क्या थी, डेट्स प्लस इक्विटी। अब हमारे पास इक्विटी नहीं है, लेकिन वैल्यू ऑफ फर्म गिवन है, तो अगर हम वैल्यू ऑफ फर्म में से डेट माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी बच जाएगी। तो V माइनस बी इज, तो ये आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स हो गई 4 लाख। 6,40,000 जो है आपका टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आई थी। 4 लाख हमने बताया, यहाँ पे हम डेट यूज कर रहे हैं, तो आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी, 2,40,000। और अगर आपको इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, तो वो निकालने का फॉर्मूला है आपका EBIT माइनस इंटरेस्ट, जो कि हम पहले भी कर रहे थे। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर देते थे और डिवाइड कर देते थे कैपिटलाइजेशन रेट से, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से। तो आप देखिए यहाँ पे EBIT 80,000 था, इंटरेस्ट जो है 4 लाख का 10% 40,000 आ गया, डिवाइड बाय हमारे पास इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या फिर इक्विटी वैल्यू कितनी आ गई, 2,40,000। तो आपके पास कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगी 16.67%। तो आपको पता हो, ये इक्वेशन कोई मैं नई नहीं बता रही हूँ बेटा, पूरा पहले जो हमने की थी वहीं से इक्वेशंस आपकी निकली हैं ये, है ना। देखो अगर यहाँ पे हम बात करें, तो मार्केट वैल्यू में हम क्या करते थे, ओवरऑल कॉस्ट निकालते थे, उसका फॉर्मूला था EBIT डिवाइड बाय V। अब यहाँ पे V गिवन था और EBIT गिवन था, लेकिन KO गिवन नहीं था, ओवरऑल कॉस्ट गिवन नहीं थी, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से V आपका साइड में आ गया और फॉर्मूला हो गया V को कैलकुलेट करने का EBIT डिवाइड बाय KO। ऐसे ही बेटा हम ओवरऑल मार्केट वैल्यू निकालते थे, कैसे, डेट्स प्लस इक्विटी। अभी यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू दी हुई है, डेट्स दिए हुए हैं, तो इक्विटी कैसे निकाल दोगे, ओवरऑल माइनस डेट्स, आपका इक्विटी आ जाएगा। ऐसे ही जो है वो कैपिटलाइजेशन रेट आपको गिवन होता था, EBIT इंटरेस्ट आपको गिवन होता था, आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी होती थी। अभी यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको गिवन है, EBIT आपको गिवन है, इंटरेस्ट आपको गिवन है, लेकिन कैपिटलाइजेशन रेट आपको गिवन नहीं है, तो वो आपने कैलकुलेट कर ली। 80,000 माइनस 40,000 डिवाइड बाई 2,40,000, दैट इज 16.67। ओके, अब हमें निकालनी है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता है EBIT डिवाइड बाय V, तो वो गिवन भी है आपकी 12.5%, तो ये 12.5% आपकी आ गई। अब हमें स्टडी करना था कि भाई क्या डेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने का कोई इफेक्ट पड़ता है हमारी वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, तो वो हमें देखना था। अब हमने 2 लाख से इंक्रीज कर दी वैल्यू ऑफ डेट्स। EBIT 80,000, ये आपका फर्म का वैल्यूएशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट था। अब जो है आपको मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म अगर निकालनी है, तो सेम तरीका होगा। EBIT आपका 80,000 है, कैपिटलाइजेशन रेट आपका 0.125 है। ओके, उसे डिवाइड करने पे 6,40,000 आपकी सेम वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। अब हमें जो है वो क्या निकालना है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। उसके लिए हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट्स। वैल्यू ऑफ फर्म 6,40,000 थी, अब हमारी वैल्यू ऑफ डेट्स 4 लाख प्लस 2 लाख बढ़ा दिए, तो ये हो गए 6 लाख आपके। 6,40,000 में से अगर 6 लाख माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 40,000। 40,000 क्या आ गया आपका, वैल्यू ऑफ इक्विटी। आपको निकालना है कैपिटलाइजेशन रेट, तो वो हो जाएगा आपका 80,000 माइनस 60,000। 60,000 क्यों हुआ, क्योंकि 6 लाख अब हमारे डिबेंचर हैं और 10% की रेट है, ये आपका 60,000 हुआ, डिवाइड बाय 40, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी आपके पास बची थी 40, तो कैपिटलाइजेशन रेट आपका 50% हो जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट जो है आपकी स्टिल रिमेन रहेगी
ये आपकी EBIT है डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म 12.5%। अब देखो इंक्रीज करने का इफेक्ट देखो, वैल्यू ऑफ फर्म 6,40,000 थी, कांस्टेंट रही। ओवरऑल कॉस्ट 12%, 12.5% थी, 12.5% सेम रही। ऐसे ही डिक्रीज करने का आ जाएगा बेटा, सेम आपकी वैल्यू ऑफ फर्म रहेगी और सेम आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी। तो अब ये थ्योरी कहती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की भाई लीवरेज का या कैपिटल स्ट्रक्चर का ना तो वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है। तो डायग्राम से अगर हम, हाँ डायग्राम हमने पहले कर लिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अप्रोच, थर्ड अप्रोच है आपकी MM अप्रोच। MM अप्रोच क्या कहती है, सेम जो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यही बात कहती है आपकी MM अप्रोच। लेकिन फिर अब क्या जरूरत हुई MM अप्रोच की, तो वो इसलिए क्योंकि जो आपकी नेट इनकम अप्रोच थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थी, वो ये नहीं बताती थी कि क्या रीजन रहा जिसकी वजह से अफेक्ट नहीं पड़ा कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू ऑफ फर्म के पास। अब वो जस्टिफिकेशन देती है आपकी MM अप्रोच। ठीक है, ओके। ये MM अप्रोच कहती है, ये जो क्यों जस्टिफिकेशन किसके थ्रू देती है, आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू। ये आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। हम अजम्पशन देख लेते हैं MM अप्रोच की क्या है। सबसे पहला कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है। कहने का मतलब है जितना प्रॉफिट होता है वो एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कोई रिटेन अर्निंग नहीं रखी जाती। दूसरी अजम्पशन है कि कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता। थर्ड अजम्पशन है कि कैपिटल मार्केट आपकी परफेक्ट है। परफेक्ट कैसे होगी, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी, मतलब आप जो इन्वेस्टर है वो बिना किसी कॉस्ट के परचेज कर सकते हैं सिक्योरिटी को और बिना किसी कॉस्ट के बेच सकते हो अपनी सिक्योरिटी को। दूसरा, इन्वेस्टर फ्रीली सेल और बाय कर सकते हैं सिक्योरिटी को, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है परचेज करने पे और सेल करने पे। द इन्वेस्टर कैन बोरो विदाउट रेस्ट्रिक्शन। जो आपके इन्वेस्टर है इंडिविजुअल, वो भी कहीं से भी लोन ले सकते हैं और सेम टर्म पे लोन ले सकते हैं जिस पे फर्म लेती थी। फर्म जितने रेट पे लोन लेती थी उसी रेट पे इन्वेस्टर ले सकते हैं, जिस टर्म पे फर्म लोन लेती थी उसी टर्म पे ये लोन ले सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है अजम्पशन है इसकी। नेक्स्ट आपका ऑल इन्वेस्टर हैव द सेम इंफॉर्मेशन विदाउट कॉस्ट। सारे इन्वेस्टर के पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है सभी फर्म्स की विदाउट एनी कॉस्ट। द इन्वेस्टर्स आर रैशनल इन बिहेवियर। वो रैशनली अपना डिसीजन लेते हैं कि कहाँ हमें अपना पैसा लगाना चाहिए, कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, फोर्थ अजम्पशन है ऑल द इन्वेस्टर हैव द सेम एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्म नेट ऑपरेटिंग इनकम। सबको एक जैसी एक्सपेक्टेशन है EBIT से और EBIT के बेस पे ही वो इवेल्युएट करते हैं फर्म को। ठीक है, और लास्ट वन इज ऑल द फर्म कैन डिवाइडेड इनटू इक्विवेलेंट और होमोजेनियस रिस्क क्लास। ये माना जाता है चाहे कोई लिवर्ड फर्म है, लिवर्ड मतलब जिसने डेट्स का यूज किया है, चाहे कोई अनलिवर्ड फर्म है जिसने डेट्स का यूज नहीं किया, उसमें सेम रिस्क रहता है। सारी फर्म जो है सेम रिस्क क्लास से बिलोंग करती है। अब मैंने कहा ना कि वो जस्टिफिकेशन जो देती है MM अप्रोच, वो किसके थ्रू देती है, आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है वो क्या होता है, सिंपली कि एक मार्केट से सिक्योरिटी को बाय कर लेना एट लोअर प्राइस, जहाँ पे सस्ती है वहां से बाय करना सिक्योरिटी को या एसेट्स को, और जहाँ पे वो महंगी है वहां पे उसे बेच देना इज आर्बिट्रेज प्रोसेस। ओके, तो क्या होता है इससे, जब कोई इंडिविजुअल जहाँ पे सस्ता मिल रहा है वहां से खरीदने लगे और जहाँ महंगा मिल रहा है वहां बेचने लगे, सभी इन्वेस्टर ऐसा करने लगे, तो एक टाइम क्या आएगा, डिमांड और सप्लाई का लिंक आपको देखना है। जैसे मान लो ए मार्केट है और बी मार्केट है। ए मार्केट में सिक्योरिटी के प्राइस लो हैं, बी मार्केट में सिक्योरिटी के प्राइस हाई हैं। तो क्या है, यहाँ से खरीदने लगेंगे लोग, तो यहाँ बेचने लगेंगे। तो अब यहाँ जब सब लोग खरीदने लगे ए मार्केट में तो यहाँ पे डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे
और यहाँ पे सब बेच रही हैं, तो मतलब सप्लाई बढ़ गई डिमांड से ज्यादा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी के प्राइस डाउन हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों मार्केट में इक्वल रेट ना हो जाए सिक्योरिटी के, राइट। यही आपका आर्बिट्रेज प्रोसेस है। एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं हम कि कैसे मार्केट जो है वो इक्वल आएगी। यहाँ पे मार्केट मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे फर्म की बात हम कर रहे हैं, एक फर्म लीवर्ड है, दूसरी आपकी अनलीवर्ड है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। देयर आर टू फर्म एक्स एंड वाई विच आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट फर्म एक्स हैज 10%, 10 लाख डिबेंचर्स। एक्स ने डेट्स का यूज किया है, डिबेंचर इशू किए हैं, जबकि वाई ने कोई डिबेंचर इश्यू नहीं किए। तो ये आपकी लिवर्ड फॉर्म हो गई, ये आपकी अनलिवर्ड फॉर्म हो गई। द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी दोनों फॉर्म का 1,50,000 है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एक्स का है 20%। अब ये ज्यादा क्यों है कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ पे, क्योंकि एक्स ने जो है वो क्या इशू किए में डिबेंचर, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट एक्स का ज्यादा है, जबकि वाई का कैपिटलाइजेशन रेट 12.5% है। अच्छा, आपको टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है, तो सेम जो हम अब तक करते आए, ये एक्स लीवर्ड फर्म है, वाई आपकी अनलीवर्ड फर्म है। दोनों की ईबीआईटी 1,50,000 1,50,000 माइनस करते थे हम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो है वो 10%, 10 लाख के डिबेंचर पे 1 लाख हो गया। वाई ने कोई डिबेंचर नहीं यूज किए हुए, तो जीरो इंटरेस्ट यहाँ हुआ। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे आपकी बची 50,000 और यहाँ पे आपकी 1,50,000। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 12.5% है। तो हमें निकालनी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म के लिए आपको चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे, वो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल एक्स में कितने हैं, 50,000, कैपिटलाइजेशन रेट है 20%, तो 50,000 डिवाइड बाई 20%, ये आ गया आपका 2,50,000। वहीं अगर वाई की बात करें, तो वाई में देखो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 1,50,000 अवेलेबल है, कैपिटलाइजेशन रेट है 12.5%, तो यहाँ पे आपकी जो है वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी 12 लाख। अब हम बात करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स। इसने डेट्स यूज किए थे 10 लाख के, इसने कोई डेट्स यूज नहीं किए, तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हो, इक्विटी वैल्यू प्लस डेट्स वैल्यू, तो 2,50,000 प्लस 10 लाख 12,50,000 हो गया यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। ये जो है इसने कोई डेट्स नहीं यूज किए, तो 12 लाख प्लस जीरो 12 लाख आ गया आपका। ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो ईबीआईटी माइनस सॉरी डिवाइड बाय जो है आपका ये वैल्यू ऑफ फर्म, ईबीआईटी 1,50,000 डिवाइड बाय 12,50,000, ये आ जाएगा 0.12। उसके जस्ट अपोजिट बात करें ईबीआईटी 1,50,000 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है 12 लाख, तो आ जाएगा आपका 0.125। ये दो केस हमने लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12,50,000 इन्वेस्ट करने पे 1,50,000 जो है वो ईबीआईटी है, यहाँ पे 12 लाख इन्वेस्ट करने से 1,50,000 ईबीआईटी है। यहाँ पे महंगा है आपकी इन्वेस्टमेंट 12,50,000, यहाँ पे सस्ती है। तो एक आपका इन्वेस्टर था राम, जिसने 10% होल्डिंग परचेज की हुई थी एक्स की, है ना, और अगर उसने 10% की हुई थी इक्विटी परचेज, तो 50,000 का सॉरी इक्विटी की वैल्यू कितनी है, ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है 2,50,000। 2,50,000 की कितनी होल्डिंग उसने परचेज की 25,000, तो उसकी होल्डिंग कितनी है यहाँ पे 25,000 जो है एक्स की होल्डिंग उसने परचेज की हुई थी। अब देखो उस 10% होल्डिंग में वो कितना कमाता था, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 50,000, 50,000 का 10% 5,000 वो कमाता था। उसकी होल्डिंग थी 25,000, 25,000 पे वो कितना कमा लेता था 5,000। अब उसने देखा कि भाई यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी के रेट महंगे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के रेट सस्ते हैं, जबकि ईबीआईटी दोनों की बराबर है। तो वो क्या करता है, अपने शेयर एक्स से निकाल के वाई में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो एक्स से अपने शेयर बेच रहा है और वाई के खरीद रहा है। तब उसने देखा कि भाई मैं जब वाई के शेयर खरीदना चाहता हूँ 10% की, तो वाई की अगर आप बात करो तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है 12 लाख,
या इक्विटी की वैल्यू जो है वो है आपकी 12 लाख। इक्विटी की बात करते हैं हम, 12 लाख इक्विटी की वैल्यू है, 12 लाख का 10% वो परचेज करना चाहता है, मतलब 1,20,000 वो परचेज करना चाहता है। 1,20,000 उसके पास, जबकि अवेलेबल कितना है, कितने की होल्डिंग थी उसकी एक्स में, 25,000 जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, 2,50,000 की 10%, तो 25,000 इसके पास फंड अवेलेबल है, जबकि उसे इन्वेस्ट कितने करने हैं, 1,25,000। तो अब रिस्क लेवल को सेम करने के लिए, रिस्क मतलब वहां पे डेट्स यूज किया हुआ था तो रिस्क था ना, उस रिस्क को मेंटेन रखने के लिए ये पर्सनल लोन ले लेता है कि भाई मैं भी डेट ले लेता हूँ, मैं भी उधार ले लेता हूँ ताकि रिस्क बना रहे। तो उस रिस्क लेवल को मेंटेन करने के लिए ये 1,00,000 रुपीज जो है वो लोन ले लेता है, सेम सिचुएशन में पहुंचने के लिए जिस सिचुएशन में वो एक्स था। एक्स में उसके पास रिस्क था ना, उतना ही रिस्क वो आज ले रहा है 1,00,000 का लोन करके। तो आप देखो 25,000 उसे एक्स की सिक्योरिटी बेच के मिल गई, 1,00,000 का उसने लोन ले लिया 10% की रेट से। उसके पास अवेलेबल फंड कितने हो गए, 1,25,000, जबकि उसे इन्वेस्ट करने के लिए कितने रुपीज चाहिए, 1,20,000। तो उसके पास सरप्लस कितना बच गया, 5,000 की उसके पास बचत हो गई। वो इसे चाहे तो कहीं और इन्वेस्ट करके इनकम अर्न कर सकता है। यहाँ बात हमारी हुई क्लियर। अब हम देखते हैं इस 1,20,000 से ये कितने कमा पाता है। तो कितने कमा पाता है इसके लिए आप पीछे जाओ, वाई में इन्वेस्ट किया है, वाई में अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना था, 1,50,000, और कितनी होल्डिंग है उसकी, 10%। तो 1,50,000 का 10% 15,000 हुआ, वो वाई से 15,000 कमा रहा है। और ये ग्रोस अर्निंग हो गई उसकी वाई से। अब बात करते हैं, उसने लोन भी लिया था एक 1,00,000 का 10% की रेट से, कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर उसे पे करना पड़ेगा, 10,000। तो वो कमा रहा है 15,000, 10,000 उसे लोन की इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ रही है, तो नेट अर्निंग उसकी कितनी बच गई, 5,000। तो देखो एक्स में भी वो कितने कमा रहा था, एक्स में भी 5,000 कमा रहा था ना, देखो ये यहाँ पे एक्स का फॉर्म में भी 5,000 कमा रहा था और वाई में भी वो 5,000 कमा रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे उसके पास 5,000 सरप्लस इन्वेस्टमेंट बच गई, जिसको वो कहीं और इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकता है ना। तो अब ये बात सारे इन्वेस्टर्स को पता होगी भाई, ये सीन जो है चल रहा है, क्योंकि इसकी अजम्पशन थी कि सारे इन्वेस्टर को सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अब क्या करेगा, हर इन्वेस्टर एक्स से अपना पैसा निकाल के वाई में लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल ज्यादा लग रही है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों मार्केट में प्राइस जो है वो सिक्योरिटी के इक्वल नहीं हो जाते। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या हुआ कि आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को नील कर देता है। देखो एक्स फर्म ने डेट यूज किया था तो उसकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गई, लेकिन फिर क्या है, वहां से इन्वेस्टर ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया तो यहाँ पे डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ प्राइस जो है वो डाउन चले गए, जबकि वाई जहाँ पे लो थे प्राइस, वहां पे सप्लाई बढ़ गई। सॉरी अपोजिट हो गया ये, एक्स में, सॉरी एक्स में जो है वो सप्लाई, एक्स में हर कोई जो है वो एक्स के शेयर्स को बेचना चाह रहा था, एक्स में सप्लाई बढ़ गई जिसकी वजह से प्राइस जो है वो डाउन चले गए, जबकि वाई के प्राइस डाउन थे, वहां पे अब क्या हो गया, सब जो है वो डिमांड बढ़ गई, हर कोई वाई के शेयर्स को परचेज करना चाहता है, जबकि सप्लाई कम हो गई तो वहां पे प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये सिचुएशन तब तक चलती रहेगी जबकि जब तक एक्स की सिक्योरिटी के प्राइस और वाई की सिक्योरिटी के प्राइस बराबर नहीं हो जाते। तो अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डेट की वजह से इफेक्ट पड़ रहा था फर्म की वैल्यू पे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, वो न्यूट्रलाइज हो गया। ओके, तो अब हम अगर बात करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका जो है वो कांस्टेंट रहती है, ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ फर्म जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे लिवर्ड फर्म है चाहे अनलिवर्ड फर्म है। ओके, लास्ट वन आपकी अप्रोच बच गई, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो है बीच का रास्ता, कॉम्प्रोमाइजिंग व्यू पॉइंट है, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच कहती थी जी हाँ फर्क पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर, जबकि नेट ऑपरेटिंग इनकम कहती थी कि नहीं जी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनके बीच का रास्ता निकला, दोनों की थोड़ी थोड़ी फीचर्स इस अप्रोच ने ले लिए। ये अप्रोच क्या कहती है, यहाँ डायग्राम से हम समझते हैं कि भाई जैसे जैसे आप डेट्स को यूज करते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, डेट्स जो है वो
चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों? क्योंकि जो है टैक्स में डिडक्टिबिलिटी होती है इंटरेस्ट की, है ना। टैक्सेबल इनकम में से घटा दिया जाता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेट्स के ऊपर होता है, इसीलिए चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है डेट। तो आप जब अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट्स को बढ़ाओगे तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। बट वो परमानेंटली नहीं रहेगी, आप फर्दर डेट्स लगाओगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट क्यों हो जाएगी? क्योंकि जैसे जैसे आप डेट्स का ज़्यादा यूज़ करते हो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए फाइनेंशियल रिस्क मतलब अब अगर कंपनी लिक्विडेट होने लगी तो पहले पैसा सारे डेट्स ले जाएंगे और इक्विटी के लिए कम बचेगा। तो ये फाइनेंशियल रिस्क है आपका। मैंने पहले वाली वीडियो में भी फाइनेंशियल रिस्क के बारे में आपको बताया था। तो जैसे जैसे आप डेट्स को ज़्यादा यूज़ कर देते हो तो इक्विटी के लिए रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा रिटर्न की डिमांड करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी की कॉस्ट आपकी बढ़ने लग गई। ठीक है। अब जैसे जैसे ये आपकी बढ़ेगी तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, और उस लिमिट के बाद भी अगर आप डेट्स को यूज करते रहोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये कंपनसेट नहीं कर पाएगा डेट आपका, और ओवरऑल कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी और आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो घट जाएगी। ये कहती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये 4 अप्रोच बच्चे हम लोगों ने पढ़ी। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।